हेलो एवरीवन, मैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आसिया क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। शब्द विचार में मैंने आपको स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण इसके पहले के वीडियो में बताया था। यदि आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियो सार्थक लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आपका और अपना ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो अब हम रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। इनका वर्गीकरण 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो ये जो रचना है या निर्माण इसका किस प्रकार शब्दों का हुआ है, आपको पता है कि शब्द वर्णों, अक्षरों या ध्वनियों के मेल से सार्थक अर्थ जो निकलता है वो होता है आपका शब्द। तो ये रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अब हम एक एक करके इनका भी अध्ययन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम रूढ़ शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो वर्णों का ऐसा समूह जिससे बना शब्द किसी वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते। यानी कि अगर हम ये शब्द हैं, इनको अगर हम और ज़्यादा टुकड़े में बांटेंगे तो केवल ये ध्वनि बन जाएंगी, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यदि उनके और छोटे खंड किए जाते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, यानी केवल वो ध्वनि के रूप में हो जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे घोड़ा, अगर हम इसको और छोटे टुकड़े में करें, इनको हम जिस तरह संधि करते हैं, तो घो धन ड़ा करें तो घो का कोई अपना अर्थ नहीं होगा, ड़ा का अपना कोई अर्थ नहीं होगा। तो ये शब्द क्या हो गए, ये शब्द का अर्थ कुछ नहीं निकल रहा है, तो अर्थ का क्या हो गया, अनर्थ हो गया। अगर हमने इसको और ज़्यादा तोड़ा, इनका खंड किया, तो इनका अर्थ कुछ नहीं निकलेगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। लेकिन जब हम इनको एक साथ रखते हैं तो हम क्या कहते हैं, घोड़ा। तो घोड़ा क्या है, घोड़ा आप जानते हैं कि एक पशु है जो हमारे बहुत ज़्यादा काम में सहायता करता है। इसी प्रकार कल, कल यानी आने वाला कल समय के लिए है, या जो समय कल चला गया है, बीत गया है, उसके लिए हम कहते हैं। या समय, समय, विद्या, या कोई भी आप शब्द ले लीजिए, जिस तरह से आप अपना नाम ही ले लीजिए, जो भी आपका नाम होगा, अगर आप उसको तोड़ेंगे तो हो सकता है कि उसका कोई अर्थ ना निकल रहा हो। तो ये जो होता है रूढ़ शब्द। तो इतना समझ लीजिए कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिनके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते हैं या जिनका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता है। यदि इनका संधि विच्छेद किया जाता है तो इनका अर्थ का अनर्थ हो जाता है और वो केवल ध्वनि के रूप में ही आ जाते हैं। इसके बाद आएगा आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द का निर्माण योग में एक प्रत्यय जोड़कर किया गया है। जैसे यौगिक है, यौगिक को ही आप देखिए, तो योग और एक दो हैं, एक योग मेन शब्द क्या है, योग, और एक प्रत्यय लगा है। इसी प्रकार यौगिक शब्द में वे शब्द हैं जिनके 2 रूढ़ शब्द को योग करके बने हैं, तो ये जो हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो इन शब्दों की रचना कैसे होती है, उपसर्ग जोड़ा जाता है, प्रत्यय जोड़ा जाता है, या संधि के द्वारा की जाती है। यानी एक आपका रूढ़ शब्द होता है, उसमें या तो इसके पहले उपसर्ग जोड़ दें, प्रत्यय जोड़ दें, या कोई संधि करें,
तब ये यौगिक शब्द बनते हैं। तो यौगिक की एक शब्द है, तो अगर हम यौगिक शब्द का ही देखें तो इसमें योग शब्द है। योग शब्द में आपका एक प्रत्यय लगा है। इसी प्रकार यानी कि दोनों का एक अलग अलग अर्थ भी हो सकता है। अगर हम इनको और खंड में बांटें तो इनके अपना अपना अर्थ होता है। जैसे आप देख लीजिए प्रधानमंत्री, प्रधान का अर्थ क्या होता है? मुख्य। कोई व्यक्ति मुख्य व्यक्ति है या मुख्य चीज़ है तो उसको हम कहते हैं प्रधान, है ना? प्रधान कहते हैं। कोई बहुत मुख्य इंसान हुआ घर में, घर का मुखिया है आपका, प्रधान है, तो उसको हम मुखिया बोलेंगे। या जो भी आपका एक प्रधान होगा, प्रधान का अर्थ होता है मेन मुख्य, ठीक है। तो और मंत्री का अर्थ होता है सचिव, यानी कि प्रधानमंत्री का अर्थ क्या हुआ? मुख्य सचिव, ठीक है। तो प्रधानमंत्री को जो हमने संधि विच्छेद किया, प्रधान धन मंत्री, तो ये दोनों अपना अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, इसलिए ये यौगिक होगा। इसी प्रकार राष्ट्रपति, राष्ट्र को अगर आप अलग करें, राष्ट्रपति को राष्ट्रधनपति, तो राष्ट्र का एक अपना अर्थ है और पति का अपना अर्थ है। तो ये जो है अपना एक अर्थ दे रहे हैं, तो ये यौगिक शब्द है। इसी प्रकार विद्यालय, विद्या धन आलय, आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या था? विद्या धन आलय। विद्या का अपना अर्थ है, आलय का अपना अर्थ है। इनका जब विद्यालय का खंड किया जाता है तो ये अलग होने के बाद भी एक अर्थ देते हैं और दोनों मिलके एक विशिष्ट स्थान या विशिष्ट चीज़ को जब दर्शाते हैं, जब यानी दो कोई रूढ़ शब्द में उपसर्ग प्रत्यय या संधि की जाती है और वो एक समान शब्द से कोई विशिष्ट अर्थ देने लगते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं आपके? वो हो जाते हैं यौगिक शब्द। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विद्यालय, हिमालय या आप राष्ट्रपिता ये जो भी हैं, ये आपका विशिष्ट अर्थ देने लगते हैं, तब ये आपके हो जाते हैं यौगिक शब्द। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे यौगिक शब्द जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है। रूढ़ मतलब कि समान न होकर विशेष हो जाए, यानी कहा तो कुछ और जा रहा है लेकिन अर्थ कुछ और निकल के आए। कहे तो शब्दों के हिसाब से तो कुछ और अर्थ देगा, लेकिन उसको एक विशिष्ट अर्थ में लिया जाता है। उदाहरण जलज। जलज का मतलब क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला या जल में उत्पन्न होने वाला। तो जल में बहुत सारी उत्पन्न होते हैं। कमल हो गया, मछली हो गया, कछुआ हो गया, सीप हो गया, सर्प हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जल में उत्पन्न होते हैं। लेकिन जलज हम किसको कहते हैं? केवल कमल को ही कहते हैं। तो ये जो योग रूढ़ शब्द होते हैं, ये आपके शब्द के हिसाब से तो कुछ और होते हैं। अगर आप शब्द का अर्थ देखें तो कुछ और होते हैं, लेकिन ये आपका अर्थ कहीं और ले जाते हैं। जैसे लंबोदर। लंबोदर को आप जब संधि विच्छेद करेंगे या समास बनाएंगे तो लंबा है उदर जिसका, यानी लंबा मतलब लंबो से लंबा, और उदर मीन्स पेट, जिसका पेट लंबा है या बड़ा है। तो किसका है? तो ये भगवान गणेश का ये और इशारा कर रहा है। लंबोदर उनका जो है उपनाम है, ये उनका जो है पर्यायवाची है, तो इसलिए लंबोदर। नीलकंठ। नील का मतलब नीला, कंठ मतलब गला, जिसका कंठ या जिसका गला नीला हो। तो इसमें आपके दो अर्थ निकलते हैं। एक होता है आपका एक चिड़िया, नीलकंठ एक चिड़िया है, और दूसरा भगवान शंकर। तो ये जब देखिए शब्दों के हिसाब से तो अर्थ कुछ और हो रहा है। नील मतलब नीला, कंठ मतलब गला, लेकिन नीला गला किसका है? भगवान शंकर का या नीलकंठ चिड़िया का। तो इसलिए ये आपका कहीं और बता रहा है, इसलिए ये आपका क्या है? योग रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार दशानन, जिसके 10 सर हों। 10 सर किसके हैं? दश मतलब 10, सर सिर होता है, तो ये जिसके 10 सर हो, तो 10 सर यहाँ पे 10 और सर का अर्थ दे रहा है, लेकिन 10 सर होते किसके हैं वास्तव में? रावण के। तो इसलिए ये आपका क्या हो गया? ये भी आपका हो गया योग रूढ़ शब्द।
यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं। यह आप हमेशा याद रखिए कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं, चाहे चक्रपाणी हो, चाहे आप कोई भी उठा के देख लीजिए, सब आपको पीताम्बर देख लीजिए, सब आपके योग रूढ़ शब्द में आते हैं। अब आएगा आपका प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है सामान्य शब्द और दूसरा होता है तकनीकी शब्द। यानी कि सामान्य अर्थ देने वाले शब्द या तकनीकी प्रयोग में जहाँ पे लाते हैं उनको हम तकनीकी शब्द। तो एक एक का अध्ययन कर लेते हैं। तो सामान्य शब्द क्या होता है? कोई व्यक्ति जिन शब्दों का दैनिक जीवन में प्रयोग करता है उन्हें हम कहते हैं सामान्य शब्द। क्या कहते हैं हम? जब कोई व्यक्ति किसी शब्द का दैनिक जीवन में प्रयोग करता है, जैसे हम और आप जो बातें कर रहे हैं करते हैं आमतौर से, वो होता है आपका क्या? आपका होता है सामान्य शब्द। जैसे दूध, परिवार, समाज, विद्यालय, आना जाना, किसी का नाम हो गया, परिवार के सदस्यों के नाम हो गए, या आप कोई भी इस तरह की बातें जो करते हैं, जो दिन में हम एक ही बात को कई कई बार बोलते हैं, उनमें बहुत सारे शब्द आते हैं। तो ये जो आम तौर से जो बातें होती हैं, ये होते हैं आपके सामान्य शब्द। दूसरा होता है आपका तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जिनका प्रयोग व्यावसायिक रूप से किसी विशेष अर्थ में लिया जाता है, तब हम उनको कहते हैं तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द जो होते हैं हर समय उनका प्रयोग नहीं करते हैं, जब उस शब्द विशेष का प्रयोग हम किसी विशेष स्थान पर ही किया जाता है। जैसे अनुबंध, रसायन, कंप्यूटर, मिसाइल। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम कहीं स्पेशल खास स्थान पर, विशेष स्थान पर तकनीकी शब्द, ये इस तरह के शब्द तो हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं। के बाद आता है आपका अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है हम उसका अध्ययन करेंगे। पहला होता है आपका एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समरूपी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे, इसलिए हम इनके विषय में यहाँ पर केवल नाम जान लेते हैं। इसके बाद होता है आपका व्याकरण के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ये भी हम आपको एक विस्तार से इसको हम पढ़ाएंगे, इसलिए केवल यहाँ पर नाम जान लीजिए। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, इसमें दो भाग होते हैं। इसका जल्द ही हम वीडियो अपलोड करेंगे और इसको एक एक करके एक एक विषय पर एक एक वीडियो आपको अपलोड करके समझाएंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। आपके लिए वो सार्थक हैं, तो आप उनको लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।